नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। आज जो इलेक्शन सीरीज़ में हम आपके लिए हल्का लेकर आए हैं, एबटाबाद शहर है और यहाँ पर नेशनल असम्बली की 2 नशिस्तें हैं, सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तें हैं। वैसे अगर हम ओवरऑल हज़ारा डिवीज़न की बात करें तो रिवायती तौर पे मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है हज़ारा डिवीज़न, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उभरते ही हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी जगह जो है वो बासानी बनाना शुरू कर दी। पिछले इंतखाबात की बात करें तो क्योंकि नेशनल असम्बली की 2 नशिस्तें हैं तो एक हल्के से हमने देखा कि मुर्तज़ा जावेद अब्बासी जो है मुस्लिम लीग नून के वो जीते और दूसरे हल्के से अली जदून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए बने। अब ये 2 हल्के NA 16 और NA 17 आज हम आपके लिए लाए हैं और यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं उनसे आपकी बात करवाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनके उम्मीदवार भी यहाँ पर मौजूद हैं, सलीम शाह साहब। उनका क्या मौक़िफ़ है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ पंजाब में बल्कि यहाँ अगर KPK की भी बात करें तो उस तरीके से अपनी जगह नहीं बना पा रही और दीगर जमातें इनफैक्ट जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो स्पेस लेके नज़र आ रहे हैं इस वक्त। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब एक बार फिर से NA 16 से इलेक्शन जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि सरदार मेहताब अब्बासी जो कि बहुत हैवी वेट कैंडिडेट रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, PMLN की पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ की बिना पर उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ी और अब मुर्तज़ा जावेद अब्बासी जो कि नून के उम्मीदवार हैं उनके मद्दे मुकाबिल आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अब इसका नुकसान क्या PMLN को होगा? अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यकीनी तौर पे क्योंकि उनकी अपनी भी एक फॉलोइंग है, उनका अपना भी जो वोटर है, शायद PMLN का वोट उससे डिवाइड हो जाए और पार्टी को नुकसान हो और इसका फ़ायदा जो एयर मार्शल असगर खान साहब के साहबजादे अली असगर खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको हो सकता है। सो आज इन्हीं तमाम कैंडिडेट से आपकी बात करवाएंगे, क्या वो कर रहे हैं, हल्के के अवाम के लिए क्या हुआ है और क्या मंशूर लेकर अवाम में जा रहे हैं, इस पर आज बात करेंगे। सो आज एबटाबाद के ये जो नेशनल असम्बली के 2 और सूबाई असम्बली के 4 हल्के हैं ये हम आपके लिए लेकर आए हैं। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब जो हैं वो एक इंतहाई मजबूत उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। NA 16 से कौमी असम्बली के लिए लड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो बताइएगा कि आप काफ़ी अरसे से कई इलेक्शन जो हैं वो लगातार यहाँ से जीतते भी आ रहे हैं, क्या इस दफ़ा भी वही पोजीशन है PMLN की या कुछ तब्दीली आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपका बहुत शुक्रिया, इलेक्शनों के सिलसिले में आप यहाँ तशरीफ़ लाई हैं, आपकी टीम को भी मैं वेलकम कहता हूँ। बुनियादी तौर पे जो हज़ारा डिवीज़न है ये मुस्लिम लीग का गढ़ है और 2018 में मुस्लिम लीग को तोड़ने की बड़ी कोशिश की गई, फिर भी अक्सरियती सीटें जो हैं इंशाल्लाह मेजॉरिटी में हमने हासिल की हैं। उस मुश्किल वक्त में जब हमें टारगेट किया गया था, अल्लाह के फजल करम से इस वक्त जिस तरह पूरे मुल्क के अंदर ये फ़िज़ा बन गई है कि मौजूदा जो माशी बुरान है, इकानमी जो स्टेबल नहीं हो रही, सियासी अदम इस्तेहकाम है और जो तरक्की का पहिया पाकिस्तान के अंदर रुका है, अगर वो उसको दोबारा कोई बहाल कर सकता है, कोई सियासी इस्तेहकाम मुल्क में ला सकता है, इकानमी को दोबारा स्टेबिलिटी की तरफ ले जा सकता है और माशी बुरान से मुल्क को निकाल सकते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज जो पाकिस्तान का है। और पहले भी टेररिज्म से मुस्लिम लीग के दौर में ही इस कौम की जान छूटी, तो वो उम्मीदों का महवर नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग हमारी जमात है। हज़ारा डिवीज़न मुस्लिम लीग का गढ़ है और इंशाअल्लाह ताला 70% प्लस सीटें हम हज़ारा डिवीज़न से इंशाअल्लाह जीतेंगे। अच्छा, जी। तो अब आप कह रहे हैं उससे पहले से ज़्यादा बेहतर पोजीशन जो है वो आपको नज़र आ रही है, लेकिन इसी असना में हुआ ये कि सरदार मेहताब अब्बासी जो हैं वो नाराज़ हो गए, वो अगेंस्ट आपके इलेक्शन जो है वो लड़ रहे हैं, उससे आपका वोट PMLN का डिवाइड नहीं हो जाएगा? बुनियादी तौर पे वो जब जमात में थे तो मुस्लिम लीग उनके साथ थी, मुस्लिम लीग का वोट बैंक उनके साथ था, नवाज़ शरीफ की जो जमात है उसके लोग उनके साथ थे। अब उन्होंने जमात से राहें जुदा कर ली, अब इंडिपेंडेंट वो कितना वोट लेते हैं ये तो 8 फरवरी को पता लगेगा, लेकिन मुस्लिम लीग का एक वोट भी वो उनकी तरफ नहीं जाएगा। अच्छा, वो पार्टी जी कोई हाँ मुस्लिम लीग का वोट, बल्कि ज़्यादा उसमें अभी कुव्वत आई है, जज्बा पैदा हुआ है कि एक दफ़ा फिर बुरान से हमारे लीडरशिप मुल्क
को निकालेगी। और फिर जो सबसे बड़ी चीज़ है, एक जज्बा पैदा हुआ है कि जो टारगेट किया गया था नवाज शरीफ साहब को, पाकिस्तान की तरक्की रोकी गई थी, झूठे केसेस में सज़ाएँ हुई थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग की जो वर्कर है उसका मोराल बड़ा हाई है कि वो सारे इल्ज़ामात, वो सारी जो टारगेटिंग थी, पॉलिटिकल टारगेटिंग, उससे जान छूटी और एक जज्बे से अल्हम्दुलिल्लाह वो दोबारा इस इलेक्शन मुहिम में शामिल हुए हैं। और हज़ारा डिवीज़न में जो तरक्की हुई है वो सिर्फ मुस्लिम लीग और नवाज शरीफ के नाम से। अच्छा, लेकिन अगर मैं आपसे जान सकूं, क्योंकि हर एक इलाके से आपका ताल्लुक है, आप जहां से लड़े होते थे वो वहां से नहीं लड़ते थे, दूसरे हल्के से लड़े होते थे, तो आखिर ये इख्तलाफात की वजह बनी क्या है? यहाँ के गवर्नर रहे हैं, वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ये क्या वजूहात क्या हैं? तो उनकी ज़ाती सोच है, राय और साथी फैसला है, उन्होंने इसका इज़हार मीडिया पे किया है। वो पार्टी पॉलिसियों पे तनकीद कर रहे हैं और वो समझते हैं, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। लेकिन हम समझते हैं कि हज़ारा डिवीज़न में और बिल खसूस डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में मुस्लिम लीग का जो मजबूत वोट बैंक है वो किसी के जाने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इंडिपेंडेंट हैसियत में आपको वो वोट उनको पड़ते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ ये बताइएगा, जो 16 महीने पीडीएम की हुकूमत रही उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है कि आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इकॉनमी पे क्रिटिसाइज़ करते हुए या उनकी जो परफॉर्मेंस रही मईशत को लेके उस पर तनकीद करते हुए आपने उनको चलता किया, और फिर उससे ज़्यादा बुरे हालात हो गए 16 महीने महंगाई को लेके। सो इस बार क्या आपके पास ऐसी स्ट्रैटेजी है या लाया अमल? ये मिसपरसेप्शन है जो आपने इस वक्त बात की। बेसिकली पीटीआई के आखिरी दौर में इकॉनमी जो है बिल्कुल तबाही के दाने पे थी, और फिर जब उनके खिलाफ अदम एतमाद हुआ तो हम तो फौरी तौर पे इलेक्शनों में जा रहे थे। हमारा ये पीडीएम की जो जमातें थी उनका गवर्नमेंट लेने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन इकानमी की ये सूरत हाल थी, बैनुल-अक़वामी जो मालियाती इदारे हैं उनके साथ जो पिछली गवर्नमेंट के एग्रीमेंट्स थे, उनका जो कंपल्शन थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उसमें यही तकाजा था कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम को रोका जाए, इस्तेकाम पैदा किया जाए और उन एग्रीमेंट्स पे कमिटमेंट्स को पूरा किया जाए ताकि मुल्क डिफ़ॉल्ट से बचे। एक तरफ सियासी मफाद था और दूसरी तरफ मुल्क का मफाद था। और उस वक्त पीटीआई ने जो मुल्क दुश्मनी पे उतर आई थी और उन्होंने सियासी अदम इस्तेकाम पैदा किया, कैपिटल पे दावा बोला, उन्होंने नेशनल असम्बली से रिज़ाइन किए, उन्होंने प्रोविंशियल असम्बलीज तोड़ी। तो जिस मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम हो वहाँ फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो, वहाँ फिर इकॉनमी स्टेबल नहीं रहती। तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल था। फिर पीडीएम की तमाम लीडरशिप ने ये फैसला किया। तो ये हम पे जो ब्लेम है ये पॉलिटिकल ब्लेम है। हमने तो डिफ़ॉल्ट से मुल्क को बचाया है, और ये तो कुछ लोग ये जो कह रहे हैं कि हमारी इकनॉमिक पॉलिसीज़, उन इकनॉमिक पॉलिसीज़ की बदौलत आज इकॉनमी स्टेबल हो रही है, आज डॉलर स्टेबल हो रहा है, आज ऑयल की प्राइसेस में लोगों को रिलीफ मिला है। 60 से 65 और 70 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल डाउन हुआ है। तो ये सारी उन्हीं स्टेबिलिटी जो इस वक्त इकॉनमी की, आज कोई नहीं क्लेम कर सकता कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ। लेकिन दिलचस्प बात ये, उस वक्त लोग क्लेम भी करते थे और बड़े दावे करते थे। तो ये सियासी जो पॉइंट स्कोरिंग है वो कौमी मफाद पे नहीं की जाती। ये फिर दिलचस्प बात ये है कि ये क्लेम जो है वो मीडिया भी नहीं कर रहा है, ये आपके साथ शामिल जमातें कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप पे तनकीद कर रही है कि जी इकोनॉमिक टीम तो PMLN की थी, हमारा तो कोई उसमें अमल दखल नहीं था। देखें, उनका कांग्रेस के मिनिस्टर उनके थे। आपको पता है जब कि किसी हवाले से इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उसमें उनकी इनपुट मस्ट होती है कांग्रेस मिनिस्ट्री की, फिर फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री उनके पास है। ये लाजम और मलजूम है। मुल्क की मईशत जो है वो आपके फॉरेन रिजर्व से रिलेटेड है, आपकी जो दूसरे दोस्त ममालिक से ट्रेड्स हैं उनसे रिलेटेड है। तो किस तरह कोई अपने आप को एक हुकूमत में कैबिनेट में बैठा हो, ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। हमारे जो कल पीडीएम में या कोलिशन गवर्नमेंट में जो हमारे साथी थे, आज हमारे हलीफ हैं इलेक्शन में, उन्होंने अपनी पॉइंट स्कोरिंग करनी और अपनी बात करनी है। लिहाजा वो उनका माजी भी आपके सामने, जब उनकी हुकूमत थी रेंटल पावर प्लांट्स लाए गए, उनको चला के बिजली नहीं दे सके। उनकी ये बड़ी अहलियत है, इस पे कौन फैसला कर ले कि बिजली बनाने के कारखाने रेंट पे लाए, पोर्ट पे खड़े थे, लेकिन वो चला के कौम को बिजली नहीं दे सके, पाकिस्तान को अंधेरों से नहीं निकाल सके। तनकीदी बातें बहुत हैं, लेकिन हक़ाइक़ को, फैक्ट्स को कोई
छुपा नहीं सकते। लेकिन मुख्तसरन इसी पे ये कि आपके क्योंकि खुद के वुज़रा उस वक्त ये बात करते थे कि हमने एक पॉलिटिकल कॉस्ट दी है मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क की इकॉनमी को सीधा करने के लिए। सो पॉलिटिकल कॉस्ट क्या है, वो उसका सामना या उसका खुमियाजा फिर आपको इन इंतखाबात में तो नहीं भुगतना पड़ जाएगा? पॉलिटिकल कॉस्ट यही थी, अगर उस वक्त फौरी तौर पे इलेक्शन होते, मुल्क डिफॉल्ट करता, हम पूरे मुल्क में स्वीप करते। अब जो उस वक्त जो कमिटमेंट्स पीटीआई की थी, आईएमएफ के साथ जो की थी, वो माजरत के साथ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो ऐसे ममालिक के हैं जिनके पास कोई गारंटी के लिए या कोई जो एग्रीमेंट्स होते हैं उन पे जिनके रिसोर्सेज नहीं होते, उनसे भी बदतर किस्म के ये एग्रीमेंट्स हुए हैं जो हमें भुगतना पड़ रहा है पूरी हुकूमत को। तो ये कहना कि उस वक्त हमने कोई गलत फैसला किया, उसने पाकिस्तान के मफाद में फ़ैसला किया। हाँ, कोई जमात आज पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए इलेक्शन कैंपेन में स्लोगन लगाती है तो अवाम इस पे फैसला करेंगे जब ये इलेक्शन मुहिम अपने आबोताब पे होगी, जब सियासी जलसे जुलूस होंगे, लीडरशिप आएगी, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू कौम के सामने रखेंगे और फिर कौम फैसला करेगी कि मुल्की मफाद के साथ खड़े होने वालों का साथ देना है या मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने और मुल्क के अंदर खाना जंगी और कौमी इदारों को तबाह करके वो काम करने वालों का साथ देना है जो भारत हमारा अज़ली दुश्मन नहीं कर सका, जो पाकिस्तान के दुश्मन नहीं कर सके, उनका साथ देना। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो हुआ या उनके लोग जो हैं वो पकड़े भी गए 9 मई के बाद, या उनके इनफैक्ट लीडर जिस तरह पाबंद सलासिल हैं और उनके तमाम लोग जो बात कर रहे हैं, जितनी बड़ी तादाद में कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, ये सारी चीज़ें उनके कैंपेन का हिस्सा तो हैं, जो एक स्लोगन है इंतखाबात में। इसका कोई फ़ायदा होगा? जिस तरह अभी आपके हल्के से ही अगर देख लें तो दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, इन चीज़ों का फ़ायदा कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है या हमें दीवार से लगाया जा रहा है, ये कोई सिंपैथी वोट उनको पड़ सकता है? देखिए, सिंपैथी वोट तो पाकिस्तान के फ्यूचर के साथ लिंक्ड होता है हमारा, या जब वेव चलती है पॉलिटिकल वेव जनरल इलेक्शंस में, उसमें हमारे जो न्यूट्रल लोग हैं वो फैसला करते हैं। दोनों सूरतों में उनके हक़ में नहीं जा रहा। एक तो उन्होंने कौमी मफाद के ख़िलाफ़, दूसरा सियासी अदम इस्तेकाम पैदा किया, तीसरा एक बहुत तेज़ी से तरक्की करने वाला मुल्क जो माशी इस्तेकाम की तरफ जा रहा था। सी पैक के मंसूबे थे, चीन और दूसरे ममालिक की जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी वो रुक गई। तो ये तो कौमी मुजरिम है, इनके साथ मेरे ख्याल में किसी भी मुहिब वतन पाकिस्तानी की हमदर्दी नहीं हो सकती। एक आप लोगों को ऑब्वियसली यकीन है कि हुकूमत भी बना लेंगे। नवाज शरीफ साहब के हवाले से गो कि आपके जो मुखालिफिन हैं वो कहते हैं कि जनाब मामला तय हो गए हैं और इसलिए उनको लाया गया है कि चौथी बार वज़ीर आज़म बना दिया जाए। लेकिन अगर ये हुकूमत बन भी जाती है, नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बन भी जाते हैं, आपको क्या लगता है कि आप इस पोजीशन में होंगे कि सिर्फ PMLN अकेले हुकूमत बना सके? और अगर मामलात कोलिशन की तरफ जाते हैं तो आपको माजी में कोलिशन गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस रहा है, वो चलती हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो कौम का कंसेंसस है वो उस जमात की तरफ होगा जो इस वक्त बुरान से पाकिस्तान को इकॉनमी स्टेबल करने की पोजीशन में हो। बेस्ट टीम है माशाल्लाह हमारे पास, और जो फ्यूचर की गवर्नमेंट का इम्कान है, अल्लाह के फजल करम से मुस्लिम लीग को इस वक्त मुल्क में वाज़ेह अक्सरियत हासिल और होने जा रही है। पंजाब से 90+ सीटें अल्लाह के फजल करम से हम जीत रहे हैं नेशनल असेंबली की 90+ जी, और 10 से 15 पे टफ कंपटीशन है, हम जीतेंगे या हमारे रिलीफ जीतेंगे। इसी तरह अब सिंध में जो सियासी कुत है उनसे हमारा इत्तेहाद हो चुका है। पीपल्स पार्टी अपना रोना रो रही है कि उनको अब नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून और उसके जो इत्तेहादी सिंध में वो उनके बराबर की सियासी कुत बनने जा रही है, इसलिए वो ब्लेम गेम भी करते हैं। तो ये अब इलेक्शन है, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हम ये समझते हैं। कोलिशन गवर्नमेंट बनती नज़र आ रही है या नहीं? जी, हमें अब बिल्कुल हम वाज़ेह अक्सरियत इंशाल्लाह इस वक्त मुल्क में हासिल कर। पंजाब का कहा कि 90 से ज़्यादा आपको वहाँ पे सीटें नेशनल असेंबली की निकलती हुई नज़र आ रही हैं। वहाँ पे ही जो सीट एडजस्टमेंट की ख़बरें हैं, चाहे वो IPP के साथ है, JUIF के साथ है, PMLQ के साथ है, ये होनी चाहिए या ऐसे में पार्टी के अपने लोगों को नाराज़गी का फिर सामना? ये पॉलिटिकल बात है कि उस वक्त जब अदम एतमाद हुई थी, कुछ लोगों के साथ कमिटमेंट हुई थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी कमिटमेंट पे स्टैंड लेती हैं, और जमातों के अंदर जहाँ एक से ज़्यादा उम्मीदवारान हों वहाँ भी इश्यूज़ होते हैं। आप देख लें, हमारा कोई हल्का ऐसा नहीं है पंजाब का, हज़ारा डिवीज़न, मलाकान डिवीज़न में, जहाँ 3-4 कैंडिडेट्स ना हों, और पार्टी लीडरशिप के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो उसमें चॉइस करे। तो इस हवाले से कुछ कमिटमेंट्स हैं और कुछ ऐसे हैं कि जो डिलिमिटेशंस इलेक्शन कमीशन ने की वो इतनी कंट्रोवर्शियल हैं
इतनी मुतनाज़ा हैं कि अजीबो गरीब हालत कर दी है हलकों की। आपके हलके में भी? मेरे हलके में बहुत बड़ा इशू आया है और पंजाब के बहुत से हलकों में इश्यूज आए हैं हमारे, जो बिल्कुल एक्ट की खिलाफ वर्जी है। तो ये इन वजूहात की बुनियाद पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहां हमारे जो सीनियर रहनुमा हैं, हमारे जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं, उनको पूरी प्लानिंग के साथ मैं कहूँगा एक हलकों में इकट्ठा कर दिया गया है। वो इश्यूज़ हैं, उनको रिजॉल्व करना है। अगर मैं आपसे आखिर में पूछ सकूं कि इस हल्के के अवाम ने आपको इतनी बार वोट दिया है, इक़्तिदार के ऐवान में पहुंचा है, अच्छा नारे ख़त्म होने का इंतज़ार कर लेते। मैं ये कह रही हूँ कि आपको यहाँ के हल्के की आवाम ने इतनी बार असम्बली तक पहुँचाया है, इतनी बार आपको जिताया है। अगर मैं पूछ सकूँ 3 वो चीज़ें जो आप बता सकें, क्रेडिट ले सकें कि मैंने ये अपने आवाम के लिए की हैं और आइंदा के लिए जो आप मंशूर दे रहे हो। सबसे पहले तो अल्लाह के फजल करम से ये मोटरवे का मंसूबा है, गेम चेंजर है हमारे सियाहत, यहाँ के टूरिज़म का बड़ा पोटेंशल है। नंबर 2, यहाँ पे हमारा सर्द इलाका है और टूरिज़म के हवाले से जो सर्दी में अब विंटर टूरिज़म है वो बड़ा प्रमोट हो रहा है और हम उसमें बड़ा कोशिश भी कर, उसमें यहाँ सुई गैस की फराहमी जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट्स हम लेके आए हैं। उसके अलावा हमारा एक दरीना मुतालबा था, ये 11 माह की मैं आपको, और जो पीटीआई ने पिछली गवर्नमेंट में रोक दिए थे, एबटाबाद सिटी का इंटरचेंज जो 2018 में हमने मंजूरी दी थी, अब जाके दोबारा उसके लिए फंड्स एलोकेट किए। पीएसडीबी का ऐसा था, उसको ड्रॉप कर दिया गया था, वो दोबारा मंजूर करवाया। और सबसे बड़ा हमारा हज़ारा इलेक्ट्रिक कंपनी जो हमारी अपनी डिस्को है इलेक्ट्रिक सप्लाई, वो इन 11 माह के अंदर अंदर अल्लाह के फजल करम में हमने पाँव पे खड़ी कर दी, उसका क़याम अमल में आ चुका है। हालांकि अदालतें उसमें फ़रीक बनी, उसके बावजूद 7 माह गैर आइनी तौर पे, अगर वो मैं आपको फैसला आप पब्लिश करें ज़रूर, मैं आपको भेज देता हूँ, आप लिखेंगे कि जज ने क्या फ़ैसला किया। एग्जेक्टिव पावर्स के ख़िलाफ़ 8-9 महीने हमारा जो आइनी हक़ था आज फंक्शनल हो जाती। यहाँ आज हमारी 7000 से ज़ायद पोस्टें खाली हैं और ये जो निज़ाम तरसील का है वो बिल्कुल दरम भरम है और जो भर्ती लोग हुए हैं बाहर से होते रहे। तो ये 3-4 चीज़ें तो मैं अगर गिनना शुरू कर दूं कि अल्लाह के फजल करम से 11 माह में हमने बहुत एफर्ट की। और जो एक बड़ा मुतालबा है हज़ारा डिवीज़न के लोगों का, सूबा हज़ारा का आइनी जो उसकी तरीक़ाकार है सूबे बनने, उसमें भी 106 मेंबरों के दस्तखत के साथ असम्बली के फ्लोर पे हमने, उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, वो भी बिल लाए और उनको ऑफ़र किया। अब फ्यूचर में हमने जो बहुत ज़्यादा फोकस करना है, टूरिज़म पे करना है, डेवलपमेंट पे करना है, टेक्निकल एजुकेशन पे करना है, यूथ के लिए एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का एबटाबाद को इंशाल्लाह हब बनाना है। मैंने हज़ारा सूबे के मुतालबे को आप लेके फिर जी वो तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सबटाज किया और गैर आइनी तो दोबारा से आपका इरादा दिन के अंदर जो कमेटी ने रिपोर्ट हाउस में पेश, हाउस से उसकी मंजूरी हुई उस बिल की, वो कमेटी ने दोबारा भेजना था और उसके बाद उसको उस कानून को, उस बिल को पास करना था सूबे के क़याम के लिए। तो ये वो सारी चीज़ें, और जो सबसे अहम चीज़ है कि इस वक्त जो माशी अबतरी है उसकी वजह से हमारा नौजवान जो है वो बेरोज़गार है। ख़ास करके यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ सिर्फ एक रोज़गार का ज़रिया है टूरिज़म। यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप का हब इंशाल्लाह हम एबटाबाद को बनाएंगे कि जो पढ़े लिखे नौजवान अपने आइडियाज़, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और वो आईटी के जो एक्सपर्ट्स हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, इन के लिए इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का हब बनाएंगे। जिस तरह आप तरक्की याफ्ता ममालिक में देखें, अमेरिका में जहाँ पे ये जो पढ़े लिखे नौजवान होते हैं वो अपने आइडियाज़ देते हैं और इन्वेस्टर्स और जो अपनी हमारी ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इन्वेस्टर्स हैं, प्लस ये हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इन लोगों हाँ ये इसको एंटरप्रेन्योरशिप का हब बनाएंगे एबटाबाद को पूरे सूबे के अंदर इंशाल्लाह, और अपने नौजवानों को वो इन्वेस्टमेंट शेयर बेस्ड इंशाल्लाह अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब बात करने के लिए। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब हमसे बात कर रहे थे जो कि NA 16 से उम्मीदवार है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, और इस बार ऑब्वियसली दोबारा से पुरुमीद भी हैं कि यहाँ से जीत जाएंगे इलेक्शन। और सरदार मेहताब अब्बासी के साथ जो इख्तलाफात हुए और जो उन्होंने पार्टी छोड़ दी और आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं, उस पर इनका मानना है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और जो मुस्लिम लीगी वोटर है वो इनका हल्के से नहीं टूटेगा।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। आज हम अपने प्रोग्राम में आपको बता रहे हैं NA16 की क्या सूरत हाल है। KPK एबटाबाद, जैसे हमने आपको पहले डिटेल्स बताई थी कि यहाँ पे माजी में इलेक्शंस जो हुए हैं उसमें कौन कौन सी जमातें या कौन कौन से कैंडिडेट जीतते रहे हैं, और इसी तरीके से जो पिछले इंतखाबात थे 2018 के, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दूसरा नंबर था। अली असर खान साहब एक दफ़ा फिर से कंटेस्ट कर रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो फरमाइएगा, इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंजेस बढ़े हैं कम हुए हैं? ये चैलेंजेस जो हमारे साथ रवैया इख्तियार किया गया है हुकूमत का और इलेक्शन कमीशन का और जो हमारे इदारे हैं, तो वाकई चैलेंजेस तो बड़े हैं, लेकिन उससे हमारी हिम्मत कम नहीं हुई। और हमारी जो नौजवान हैं, हमारी ख़वातीन भी जो हैं, जिस तरीके से हिम्मत उन्होंने दिखाई है, तो उनको देख के तो हमें सबको हिम्मत हुई है जी। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 8 फरवरी को जो लोग निकलेंगे जिस तरीके से, वो लोगों के ख्वाब व ख्याल में भी नहीं होगा इंशाल्लाह। चलें, आपको लग रहा है कि उसके बावजूद भी लोग निकलेंगे? आपने भी बात की ख़वातीन के हवाले से, तो आपकी अहलिया जो हैं, आई थिंक वो उनका सिर्फ अकेली वही हैं जिनका नाम आया है MNAs की रिज़र्व सीट पे। जी, अभी तो एक उन्होंने ऐसी एक लिस्ट दी है शॉर्ट किस्म की, ताकि दरवाजे में अपना हम पैर डाल दें और देखते हैं कि इस लिस्ट में क्या होता है। इनका ये था कि ख़तरात भी थे, क्योंकि जो भी कैंडिडेट होता है उसको मतलब कि हर किस्म की चीज़ें होती रही हैं, तो इसलिए उन्होंने कुछ लोगों को चुन के वहाँ पर रखा, और बाकी जो लिस्ट है वो बाद में इंशाल्लाह हम देंगे जी। अली साहब, एक बात बताइए कि हमने देखा है कि बहुत सारे लोग आपके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, पार्टी छोड़ते रहे, क़यादत की मजम्मत करते रहे, बहुत सारे लाताल्लुकी के बयानात आते रहे। ऐसे में कुछ ऐसे भी आपके लोग हैं और टॉप टियर के लोग हैं जो कि रूपोश हैं, जो कि गायब हो गए। सो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि वोटर का, सपोर्टर का हौसला पस्त होगा, टूटेगा? नहीं जी, देखें, वो जो लोग जो अगर समझे बैकग्राउंड में चले गए थे, उनके खिलाफ कई केसेस थे, उनको मतलब कि उठाने की कोशिश की जा रही थी, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने की, तो वो तो खान साहब के अपने डायरेक्शंस पे ये बातें हुई थी। और मेरे ख्याल से कि हमारे जो वोटर हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, वो समझदार हैं, वो समझते हैं। एक तासुर देने की कोशिश की जा रही थी कि जी PTI ख़त्म हो गई, और वो तासुर जो है उसको हमें पता था कि कई लोग जो हैं जो हरकतें ये कर रहे थे, मतलब कि ये किसी के मतलब कि एक हद से, हर हद को इन्होंने पार कर दिया था। तो उस हवाले से फिर इनको ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आप जो है थोड़ा साइड पे रहें, इलेक्शन के वक्त आप मैदान में आएँ, इंशाल्लाह आएंगे जी। लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिसके हवाले से आपके पार्टी के कुछ पायनियर्स जो हैं वो आके टीवी पे कहते हैं, जो अब छोड़ चुके हैं पार्टी, कि हमने तो खान साहब को वार्न किया था, ऐसे लोगों से बच के रहें, दूर रहें। सो पार्टी ने ऐसे लोगों के जाने के बाद या ऐसे लोगों के बयानात सुनने के बाद क़यादत ने ये भी सोचा है कि हाँ, हमसे भी गलतियाँ हुई हैं, ऐसे लोगों को अगर हमने नज़रियाती समझ के अपनी पार्टी में जगह दी। आप उनकी बात कर रहे हैं जो छोड़ के गए? जी, जैसे नहीं, बुखारी साहब ने जिन लोगों के नाम ये टीवी पे आके कि जी मैंने तो कहा था, चलो मैं नाम ले लेती हूँ, उनका बयान है, वो कहते हैं फवाद चौधरी से, बाबर अवान जैसे लोगों से मैंने कहा था खान साहब को कि बच के रहें। जी, मैंने वो प्रोग्राम देखा नहीं है, सच्ची बात। मैंने आपको बता दिया। अच्छा, नहीं देखें, यकीनन मैं इन अशखास की बात नहीं कर रहा, लेकिन इंसान जो है मुश्किलात से गुजर के काफ़ी कुछ सीखता है। हुकूमत में रह कर भी जो कदगन जो हुकूमत में लगाई जाती हैं, और आपको पावर उस तरीके से नहीं मिलता जो आप करना चाहते हैं, आप देखते हैं कि उसमें रुकावटें आ रही हैं, तो उससे इंसान एक सबक सीखता है ज़रूर। और ये सियासत जो है एक अमल है जिसके ज़रिए हम सब सीख रहे हैं। और मेरे ख्याल से खान साहब जिस तरीके से 5 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, जेल में हैं, खड़े हैं अपने मौक़िफ़ पे, तो ये किसी का तसव्वुर नहीं था कि खान साहब जो है इस तरीके से खड़े रहेंगे। और आज जो है उन्हीं को देख के हमें हौसला होता है, और हमारा हौसला जी बहुत बुलंद है। और हमें अगर मतलब कि एक मौका जब मिलेगा तो आप देखेंगे कि किस अंदाज में लोग जो है निकलेंगे। मैं वाकई इसमें कोई दो राय है नहीं जी। ठीक, अभी अगर हम यहाँ की बात करते हैं, एबटाबाद की इन पर्टिकुलर, अगर KPK को देखें या सिर्फ और सिर्फ हज़ारा डिवीज़न को देखें, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या मसाइल हैं, और आप अगर आवाम में निकलते हैं अपनी इंतखाबी मुहिम लेकर, तो आवाम को क्या लाहेअमल दे रहे हैं? कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो आवाम आपके सामने रखते हैं? देखें, कई इश्यूज़, इस पर तो पूरी किताब लिख सकता है इंसान, लेकिन जो हमने अभी अपना मंशूर हम बना रहे हैं और सामने पेश हो गया है, बल्कि उसको पेश करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि हमने सारे चीज़ों को कवर किया है। और एक इंसाफ है ही नहीं ना जी, सच्ची बात यह है, आपका इंसाफ नहीं है, आपके जो नौकरशाही है
وہ اس طریقے سے مطلب کہ پرفارم نہیں کر پا رہی. ان کے جو لوگوں کے مشکلات ہیں, جو یہ دیہی علاقے ہیں, پہاڑی علاقے ہیں, اس میں اور قسم کے مشکلات ہیں. جو شہری علاقے ہیں, مائگریشن ہے, ایجوکیشن کا ہے, مطلب کہ لائیولیہڈ کا جو اپرچونٹیز ہیں وہ میسر نہیں ہیں. لوگ جو ہیں اپنے گھر چھوڑ کے کہیں اور جاتے ہیں. ایگریکلچر, بہت چیزیں یہاں ہو سکتی ہیں جی. ٹورزم, ہمارا علاقہ کی بات کرتے ہیں تو ٹورزم کے حوالے سے یہی جنت ہے. اگر ہم ذمہ دار ٹورزم کو یہاں پر لاتے ہیں تو ایسے ہزاروں موقع ہیں. آپ انٹرنیٹ کو دیکھ لیں, انٹرنیٹ کی رسائی نہیں ہے لوگوں تک. تو جب تک وہ نہیں ہوگا, ہماری بچیاں, ہماری خواتین, ہمارے نوجوان اس سے اپنے آپ کو بہت پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کئی باتیں ہیں. یہ میرے خیال سے ایک الگ انٹرویو ہوگا تو اس پہ لمبی بات کریں گے کسی وقت. یہ کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں, اسپیشلی NS16 کے اور PMLN کے جو مرتضیٰ جاوید عباسی ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ہزارہ صوبے کے حق میں تھے, ہم نے انیشیٹ کیا, لیکن پیپلز پارٹی کو وہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ انہوں نے سبوٹاج کر دیا. آپ کی ہزارہ صوبے کے حوالے سے کیا رائے؟ آپ جی, ہمارے جو بابا حیدر زمان تھے انہی کی دیکھ لیں کہ وہ کس کو مورد الزام ٹھہرایا انہوں نے. تو آج اگر یہ کہتے ہیں لوگوں کی جو ہے وہ یادداشت اتنی چھوٹی نہیں ہے, ان کا رول ریزولوشن جی برائے نام پیش کرنا الگ بات ہوتی ہے, لیکن اس کے لیے کانکریٹ اقدام اٹھانا ضروری ہے. ہم نے جو چھوٹے صوبوں کی بات کی تو ہم نے ساؤتھ پنجاب میں ایک سیکریٹریٹ, سب سیکریٹریٹ بنایا. اس کا ہمارا یہ تھا کہ ایک پہلا قدم ہوگا صوبے اور اسمالر ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانے کی, اور وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم اس پہ آگے بھی کاربند رہیں گے. اور صوبہ ہزارہ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے خود بھی چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کی ہے, اور ہماری ضرورت ہے. اور ہمارے دیکھیں یہاں پر جو لوگوں کی مشکلات ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ ایک طبقہ جو ہے, ایک ایلیٹ طبقہ, وہ سارے حکومتی جو وسائل ہیں اس پر قابض رہا ہے. وہ جو ہے مطلب کہ ملک کو جو ہے انہوں نے جو قرض میں جو ڈبو کے اپنی جیبیں بھری ہیں, اور یہ وسائل جو ہیں یہ غریبوں کے لیے استعمال نہیں ہوئے. مطلب کہ یہ اس ملک کے وسائل تو غریبوں کے لیے استعمال ہونے چاہیے. آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے جو پروگرام لایا, ساس کا پروگرام تھا, ہیلتھ کارڈ تھا, آج ہیلتھ کارڈ وہ کدھر گیا جی؟ ہم نے تو اس کو بڑھانا ہے. OPD میں جو ہے آپ دیکھیں کہ 70% جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے خرچے OPD میں ہوتے ہیں. ہمارا تو یہ تھا کہ OPD کو بھی ہم کور کریں گے, اور انشاءاللہ ہم کریں گے. یونیورسل ہیلتھ کارڈ کی بات ہو رہی ہے, یونیورسل سوشل پروٹیکشن کی بات ہو رہی ہے. تو یہ سارا کچھ ہم نے کرنا ہے. اور عمران خان کا, ہم تو ریاست مدینہ کی جب بات کرتے ہیں تو ہم اس سوچ کی بات کرتے ہیں جو ہمیں اس کے قریب لے جائے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے بنا دی یا ہم بنا لیں گے, لیکن اس کی طرف ہمیں کام ضرور کرنا ہے جی. بانی چیئرمین PTI, آپ کو ان انتخابات سے پہلے باہر آتے الیکشنز میں حصہ لیتے نظر آ رہے ہیں؟ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ. قانونی معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ اب اگر ہم دیکھیں, لیٹس بی آنیسٹ, آپ کی پارٹی میں لگتا ہے پولیٹیشینز پیچھے چلے گئے, لائرز جو ہیں وہ آگے آ گئے. اب تو چیئرمین بھی آپ کے نئے لائر ہیں, ان کے ساتھ 3-4 وکلا ہر وقت موجود ہوتے ہیں. کسی کی ایک رائے آ رہی ہوتی ہے, کسی کی دوسری رائے آ رہی ہوتی ہے. وہ پارٹی میں کریکس بھی سامنے آنے لگ گئے ہیں, جو لائرز کی مختلف آراء سامنے آتی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑا؟ نہیں جی, اسے فرق نہیں پڑ رہا. دیکھیں وکلاء نے بہت زیادہ کام کیا ہے پارٹی کے لیے ہر سطح پہ. آپ ڈسٹرکٹ کی سطح پہ دیکھیں, مطلب کہ جو مسائل ہمارے لوگوں کو پیش آئے ہیں, ILF اور وکلاء نے جو ہے وہ مطلب کہ بغیر کسی خرچے کے اپنے جیب سے خرچ کر کے بلکہ انہوں نے کام کیا ہے. تو وکلاء کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور میرے خیال سے ہمارے بیرسٹر گور صاحب بہت ہی مطلب کہ تحمل ہے ان میں, ان کا مزاج بڑا اس طریقے سے بات کرتے ہیں, اور میرے خیال سے سب لوگوں کو ان پر جو ہے اعتبار بھی ہے. ہاں یہ ہے کہ پارٹی کی قیادت کو خان جو سیاسی لوگ ہیں, کیونکہ خان صاحب کے ساتھ اگر ہمارا ڈائلاگ ہو تو شاید ہم کچھ باتیں اور طریقے سے کر پائیں. تو اب ہم انصاف کی بات کرتے ہیں, ہم کورٹ کی جورسڈکشن کی بات کرتے ہیں, ہم الیکشن کمیشن کی بات کرتے ہیں. کئی جگہ جو ہے وہ ویڈیوز جو ہیں ہماری دیکھی نہیں جاتی, بھٹو صاحب کے زمانے کی ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں. تو ہمیں یہ سوال دل میں تو اٹھتا ہے نا جی کہ یہ کس قسم کا ہم انصاف کی کیا توقع رکھ سکتے ہیں. اچھا, لاسٹلی بتائیے گا, اس حلقے کے اندر اپنا مقابلہ کسی انڈیویجول سے دیکھتے ہیں یا کسی ایک پرٹیکولر سیاسی جماعت سے دیکھتے ہیں؟ ایک سوچ سے دیکھتے ہیں جی. ہمارا مقابلہ جو ایک سوچ سے ہے, اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ انشاءاللہ نکلیں گے اور ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کریں گے. تو میرا کسی سے مقابلہ نہیں ہے جی, میرا جو ہے ایک سوچ سے مقابلہ ہے. لاسٹ ٹائم کی طرح کچھ الزامات آئے تھے نا, دھاندلی ہو گئی, وہ کہتے تھے کہ جی RTS سسٹم بیٹھ گیا, لیکن آپ پھر بھی RTS سسٹم آپ کو نہیں بچا سکا. نہیں جی, میں تو پہلے دن میں جیتا ہوا تھا, میرے ساتھ تو الٹا ہوا ہے. ایکچولی آپ دیکھیں انہیں بڑا پروپیگنڈا کیا ہے, لیکن 21 سیٹیں 22 سیٹیں ہماری ایسی تھیں جن کو جو ریورس ہوئی ہیں. اور وہ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ اگر خان صاحب کے پاس وہ سیٹیں ہوتی
تو ان کے ہاتھ میں زیادہ پاور ہوتا. شاید کچھ قوتیں تھیں جو ان کو اتنا پاور دینا نہیں چاہتی تھیں, اس لیے ہمیں جو ہے اگلے صبح جو ہے ہمیں ہروا دیا گیا. اس دفعہ یہ نہیں ہوگا جی, کیونکہ ہم جو ہے گارڈ کریں گے, ہم وہاں کھڑے ہوں گے. وہ میری اپنی بھی کمزوری میں مانتا ہوں کہ شاید ہمارے سے کوتاہی ہوئی کہ ہمیں علم نہیں تھا کہ اس حد تک لوگ جو ہے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے علی اصغر خان صاحب, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے, تھینک یو. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. آپ نے پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل این کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی رائے سنی, ایبٹ آباد کی کیا سچویشن ہے, وہ یہاں کے عوام کے مسائل کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور اپنا منشور کس انداز میں عوام کے پاس لے کر جا رہے ہیں, وہ آپ نے دیکھا. ابھی ہم ہیں NS-17 کے امیدوار اور PK-42 کے امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے سید سلیم شاہ صاحب, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم, بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا پروگرام کے لیے. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن کیا ہے ایبٹ آباد میں اس وقت, کیونکہ ہم باقی بھی خیبر پختونخوا میں کچھ اور شہروں میں بھی دیکھ رہے ہیں, وہ پوزیشن نظر نہیں آتی جو ایک دفعہ ایک زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوا کرتی تھی. جی شکریہ. ایسے ہے کہ آپ کو وہ پوزیشن نظر نہیں آ رہی. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ کمپین جو اس وقت ہم NS-17 اور جو PK-45 دوسرا ہے PK-42 اور ہمارے تقریباً PK-43 اور PK-44 سے ہم بڑے زور سے کمپین ہی ہم اس وقت چل رہی ہے, جو وہ ہماری چل رہی ہے الیکشن کمپین. کتنی سیٹیں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہاں سے؟ ہم یہ کر رہے ہیں NA کی بھی جو ہے دونوں سیٹوں سے الیکشن کر رہے ہیں, اور یہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کی 4 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں اور 4 سے ہم الیکشن کر رہے ہیں. اچھا, ابھی تو مہتاب عباسی صاحب کا اور مرتضی جاوید عباسی صاحب کے اختلافات سامنے آ گئے ہیں, ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہیں, ایک نے پارٹی چھوڑ دیا ہے, انڈیپینڈنٹ حیثیت میں لڑ رہے ہیں. ان کا اگر پی ایم ایل این کا دونوں میں ووٹ ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو اس کا فائدہ ہوگا کہیں پیپلز پارٹی کو؟ ہمارا تو انشاءاللہ پورے ملک میں پیپل پارٹی کو فائدہ ہوگا, اور یہاں تو پکی بات ہے کہ یہ پیپل پارٹی کو ہی فائدہ پہنچے گا. یہ تو ساری جماعتیں آپس میں دست و گربان اس وقت چل رہی ہیں, صرف اتفاق میں اگر چل رہی ہے نا تو وہ پیپل پارٹی ہی چل رہی ہے. اچھا جی جی. آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی کی پوزیشن مستحکم ہو رہی ہے؟ یہ بتائیے کہ یہاں پہ اوبویسلی آپ حلقے میں لوگوں سے بھی سننے کو یہ ملا ہے کہ آپ عوامی بندے ہیں, لوگوں میں جاتے ہیں, بات کرتے ہیں, مسائل کیا ہیں اس حلقے کے, اور آپ کے پاس وہ اسٹریٹجی کیا ہے اگر آپ کو یہاں کے لوگ ووٹ دے کے جتاتے ہیں, سو کیا اسٹریٹجی ہے کہ مسائل کا حل نکالنے کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہر پارٹی کا اپنا ایک منشور ہوتا ہے. ہمارا بھی جو اس وقت جو منشور ہے, جو 2024 کا الیکشن کے حوالے سے جو منشور ہے, وہ کسی دور جماعت تو منشور اپنا دے ہی نہیں سکی. اس میں ہم نے جو منشور ہمارے چیئرمین صاحب نے جو کیا ہے, اس کی میرے پاس کاپی تو خیر موجود نہیں, لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم اگلے 5 سالوں میں اگر پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو جتنی بھی جو پینشنر ہیں یا تنخواہیں یہ ڈبل کر دیں گے. اس کے علاوہ جو بجلی کا ہے 300 یونٹ یہ فری. میرے خیال میں متوسط طبقے کے لوگ جو اس وقت بجلی استعمال کر رہے ہیں وہ 300 یونٹ تک کر ہی نہیں ہوتی ہی نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا ریلیف ہے اگر یہی مل جائے. باقی پروگرام بھی پارٹی کے چل رہے ہیں, تو انشاءاللہ اس منشور سے ہمیں وہ بھی عوام کو جب جائے گا تو اس سے بھی فائدہ پہنچے گا. اچھا, آپ نے جیسے جب میں نے پہلا سوال کیا تھا کہ خیبر پختونخوا کے باقی بھی علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے, باقی بھی شہروں میں دیکھا ہے, آپ یہاں کے لیے پر امید ہیں, لیکن KPK میں آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی کب اس پوزیشن میں آئے گی؟ کیونکہ ارباب عالمگیر صاحب کا ایک خاندان نظر آ رہا ہے, وہ جہاں پہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. ادروائز تو کوئی اس طرح پولیٹیکل فیملیز خاص طور سے پاکستان پیپلز پارٹی کی نظر نہیں آ رہی. تو KPK میں حکومت بنانے کے حوالے سے کیا نظر آتا ہے, کون سی جماعت بنا پائے گی؟ ایک ٹائم ایسا بھی گزرا تھا کہ ہمارے پاس صوبے میں 4 سیٹیں تھیں پیپل پارٹی کی, اور شرپاؤ صاحب وزیر اعلیٰ رہے. تو ہمیں اگر 4-5 سیٹیں بھی مل گئی نا تو انشاءاللہ زیادہ ملیں گی. ہمارے کافی سارے کینڈیڈیٹ ہیں, لیکن اگر ہمیں 5-10 بھی مل جاتی ہیں, 4-5 بھی انشاءاللہ حکومت ہم بنائیں گے. 4-5 سے حکومت بنا انشاءاللہ. ہاں, وہ کیسے, وہ کون سی جادو کی چھڑی؟ پاس جادو کی چھڑی ہے. ہاں جی. تو زرداری صاحب چلے مفاہمت کے کہتے ہیں بادشاہ ہیں, وہ ساری جماعتوں کو اکٹھے بٹھا لیتے ہیں, یہاں پہ بھی ہو جائے گا آپ کو لگتا ہے؟
इंशाल्लाह सीटों के साथ। इंशाल्लाह चलिए सीटें हम ज़्यादा लेंगे, ये तो हमने कम से कम टारगेट दिया है कि अगर ये भी मिल गई ना तो इंशाल्लाह हुकूमत हम बनाएंगे। अच्छा, आपको विफाक के अंदर कोलिशन जमात बनती हुई नज़र आ रही है, जिसका इशारा जरदारी साहब ने किया भी था। हालांकि PMLN जो है वो तो पुरुमीद है कि सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी उनको मिल जाएगी, नवाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म हो जाएंगे। जरदारी साहब को लगता है कि सारी जमातें साथ होंगी। कुछ ऐसे होता है कि इलेक्शन से पहले इत्तेहाद बनते हैं, और कुछ ऐसे भी होता है कि जब इलेक्शन हो जाता है ना तो उसके बाद इत्तेहाद बनते हैं। वो इत्तेहाद बनते हैं जो वो हुकूमत बनाने के लिए बनते हैं, पहले जो इत्तेहाद बनते हैं वो इलेक्शन के लिए बनते हैं। मेरे ख्याल में जरदारी साहब ठीक लाइन पे जा रहे हैं। इससे पहले इलेक्शन का हम किसी के साथ हो सकता है कि इत्तेहाद ना बनाएं, जैसे भी होगा पार्टी जो जैसे करती है वो उस तरह करना पड़ता है, लेकिन इलेक्शन के बाद जो इत्तेहाद बनेगा वो हुकूमत बनाने के लिए बनेगा, और उसमें जरदारी साहब ने मास्टर किया हुआ है। ठीक है, वो हमने देखा भी है, पहले भी सारी सियासी जमातों को लेकर पहले भी जरदारी साहब सारी सियासी जमातों को और मुख्तलिफ मंशूर वाली जमातों को, मुख्तलिफ नजरियात वाली जमातों को लेकर बैठे थे। कदम बढ़ाओ। अभी अगर मैं आपसे पूछ सकूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस वक्त अगर कोई इंक्लिनेशन कोलिशन की तरफ या किसी जमात के साथ इत्तेहाद की तरफ बनती है हुकूमत के बाद, तो कौन सी जमात आइडियल होगी? देखिए, वो उस वक्त जब इलेक्शन हो के पोजीशन वाज़ेह आती है तो उसमें ये सामने आ जाता है कि किस जमात के पास कितनी सीटें हैं, तो वो इत्तेहाद बनते ही उस वक्त हैं हुकूमत बनाने के लिए। तो उस वक्त देखा जाएगा कि कैसे है। मैं अभी ये इस पे तो कमेंट्स कर नहीं सकता, लेकिन जो भी आ गई, पिछला दौर जो गुजरा है तो जरदारी साहब ने नून लीग के साथ मिल के बनाई, काफ लीग को भी साथ मिलाया, MQM को भी साथ मिलाया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की कोई ऐसी सियासी जमात नहीं जो हमारे साथ मिल के ना चली हो, और हमें कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी आपके हो सकता है कोई इत्तेहाद? देखिए, वो उस वक्त की बात है जब ये आएंगे तो तब देखा जाएगा, अभी नहीं बता सकते। PDM की 16 माह की हुकूमत, जिसमें आप भी ज़ाहिर है उनके साथ शामिल रहे, महंगाई बहुत बढ़ी, लोगों की मुश्किलात बढ़ी, आप अपने आप को इक्वली रिस्पॉन्सिबल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को ज़िम्मेदार समझती है उसके लिए? नहीं, उसके लिए इसलिए भी हम अपने आप को ज़िम्मेदार नहीं समझते कि हमारे पास वो वाली हुकूमत बनाने के लिए, जो हुकूमत चलाने के लिए कुछ चीज़ें थीं वो नहीं। हमें एक जो मिला फॉरेन मिनिस्ट्री, उसमें बिलावल साहब ने बेहतरीन रोल अदा किया, और उसकी आज की हुकूमत से मानती है। उसने बेहतरीन रोल अदा किया। आज के जो मौजूदा जो हमारे इसमें प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इन चीज़ों को मानते हैं कि जो बाहर उन्होंने अपनी तो यही काम था, हमारे ज़िम्मे जो काम था वो हम कर गुजरे, तो यहाँ मुल्क के अंदर जो काम था इनका काम था। फाइनेंस की थी नहीं तो आप कहते हैं हम रिस्पॉन्सिबल नहीं। अच्छा। बहुत शुक्रिया सैयद सलीम शाह साहब हमसे बात कर रहे थे। सो आज एबटाबाद में दोनों हलकों की आपने सूरत हाल देखी है। PMLN के कैंडिडेट, PTI के कैंडिडेट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट का क्या कहना है, क्या मंशूर है, क्या वो चीज़ें हैं, क्या वादे हैं और दावे हैं जो इस वक्त अपनी इंतखाबी मुहिम में कर रहे हैं। और इनफैक्ट पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट कहते हैं कि उनके अलावा, उनकी जमात के अलावा कोई इस हलके में कैंपेन करता हुआ दिखाई ही नहीं दे रहा। बहरहाल फैसला आवाम करेगी 8 फरवरी को। हमें आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। नारे 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 भुट्टो, जिए 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 भुट्टो।